जय हिंद बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देहरादून मिलिट्री एकेडमी में सर खान आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, हमारा एक टॉपिक जो है अपने अंतिम चरण पर है, जिसका नाम है लिमिट। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आज लिमिट का सारा सब कुछ आपको बता दें। क्वेश्चंस बचेंगे तो बात अलग है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पूरा मिल जाएगा। ठीक है ना। तो लिमिट में देखिए, हमने अब तक लगभग सब कुछ कर लिया है। एक दो चीजें बची हैं, एक दो फॉर्मूलाज बचे हैं हमारे। ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चंस करने हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है और हमारा लिमिट खत्म हो जाएगा। तो कोशिश ये करेंगे कि आज की क्लास में हमारा लिमिट खत्म हो जाए, कल से एक नया टॉपिक हम स्टार्ट कर लें। ठीक है ना। तो लिमिट का लास्ट टॉपिक है या लास्ट लेक्चर है। ठीक है। तो बच्चे, हमारे पास में लास्ट लेक्चर जो हुआ था, यानी इससे पहले वाला जो लेक्चर हुआ था, उसमें हमने कुछ लिमिट की शॉर्ट ट्रिक बताई थी। और हमने ये बताया था कि कभी आपको जो है लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो उसको किस तरीके से आप अप्रोच करेंगे। अब इसमें लिमिट में ना कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो थोड़े से ना अलग होते हैं, मतलब उनको करने का तरीका अलग होता है। उसमें आपको लॉग लेके करना होता है या एक्सपोनेंशियल की हेल्प से करना होता है। वो क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ऊपर स्क्रीन पे है ना कुछ फॉर्म्स लिखी गई हैं, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे ऊपर, है ना। तो कुछ फॉर्म्स लिखी गई हैं। ये फॉर्म्स जो होती हैं इनको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म में कई बार क्वेश्चन आते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए हमारे को ना अलग तरीके से अप्रोच करना होता है। तो अगर ये अप्रोच आपको पता है तो ही आप इन क्वेश्चन को मतलब सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे, यानी इसका आंसर नहीं निकलेगा। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले एक्चुअल में दो फॉर्म्स आती हैं। ठीक है, सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो आता है इंफिनिटी रेज़ टू पावर या 0 रेज़ टू पावर इंफिनिटी पे आता है। कभी भी अगर आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू समथिंग कुछ नंबर दे रखा, सपोज ए, है ना, सपोज दैट नंबर इज ए एंड fx रेज़ टू पावर gx है। सपोज करो कि दो फंक्शन है, पहले वाले की पावर दूसरा वाला फंक्शन है, मतलब दोनों वेरिएबल फंक्शन है, समझ गए। पहला भी वेरिएबल है, दूसरा भी वेरिएबल है। ठीक है। तो अगर मान लेते हैं ये इंफिनिटी रेज़ टू पावर 0 या 0 रेज़ टू पावर इंफिनिटी ऐसी कोई फॉर्म बना देते हैं, इंफिनिटी रेज़ टू पावर 0 बना देते हैं और 0 रेज़ टू पावर इंफिनिटी फॉर्म बना देते हैं सपोज। ठीक है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, इसको ना जैसे लिमिट x टेंड्स टू a लिखा हुआ है, fx रेज़ टू पावर gx लिखा हुआ है, सपोज करो। ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, gx log fx लिख सकते हैं। और ये log जो होगा नेचुरल log होगा जनरल केस में। ठीक है, कौन सा log होगा, नेचुरल log, जिसका बेस e होता है। ठीक है। अब याद रखिएगा gx आगे आता है, gx ये वाला जो है ना, ये आगे आएगा, लॉग लगेगा इस वाले पे, fx पे लॉग लगेगा। ऐसे नहीं कि इस पे लॉग लग जाएगा ना, ये आगे आएगा देखो, और लॉग इस पे लगेगा और लिमिट दोनों पे लगेगी, लिमिट इस पे भी लगेगी इस पे भी लगेगी। अब जैसे ही आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर लोगे ना फंक्शन को, तो फंक्शन को ऐसे कन्वर्ट करने के बाद में आपके पास में चॉइस होगी। चॉइस क्या होगी कि या तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो, या तो इसमें एल हॉपिटल रूल लगा लो, या कोई रूल लगा के या कोई फॉर्मूला लगा के, जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स बताई है कोई भी शॉर्ट ट्रिक लगा के इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करने में आपको इस तरीके से अप्रोच करना है। क्या आपको ये अप्रोच समझ में आया सबसे पहले? हाँ, ये सबसे पहले आपको समझ में आना जरूरी है। अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा तो वो दिक्कत करेगा। ठीक है, तो फिर शायद आपके आंसर निकलने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, पहले आपको याद रखना है, जब भी इन दोनों में से कोई भी फॉर्म बनेगी या तीसरी फॉर्म भी बन जाए 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी, तो जनरली हम इन फॉर्मूले से अप्रोच कर सकते हैं। तो fx रेज़ टू पावर gx को क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 gx log fx इसको बोला जाएगा। क्लियर? अब इसमें दूसरा फॉर्मूला भी एक साथ में बता देते हैं, दोनों फॉर्मूले एक साथ में बता के फिर वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। दूसरा फॉर्मूला होता है कि कभी भी अगर आपके पास में जैसे ऐसे दे दिया जाए कि लिमिट का कोई क्वेश्चन दे दिया जाए x टेंड्स टू a fx रेज़ टू पावर gx, सेम है, फॉर्मेट सेम है, fx रेज़ टू पावर gx ही है। ठीक है, लेकिन ये 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी की फॉर्म बना रहा है। ठीक है, इंफिनिटी रेज़ टू पावर 0 या 0 रेज़ टू पावर 0 की नहीं बना रहा, 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी की फॉर्म बना रहा है, व्हिच इज एन इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो उस केस में आपको क्या करना है, अगर कभी भी आपको निकालना है और आपने यहाँ पे लिमिट रखी, सपोज करो ये 1 बन गया, ये इंफिनिटी बन गया, ठीक है, ऊपर वाला, तो इसको निकालना होगा तो आपको क्या करना है, e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंड्स टू fx में से एक कम कर दोगे, यानी fx माइनस 1 लिखोगे और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, gx से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो fx में से एक कम करोगे और इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, gx से कर दोगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब सर एक क्वेश्चन आता है कि सर इसके ऊपर हम किस तरह से सवाल सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे सवाल आते हैं हमारे पास में, और जब सवाल आएंगे तो उनको कैसे अप्रोच करना होगा। ठीक है, क्या हमको ये फॉर्मूला रट्टा मारना है या कुछ ऐसा करना है कि हमारे को पता लग जाए कि यार यही होगा। ठीक है ना, तो ये दोनों तीनों चीजों के ऊपर बात करते हैं। एक क्वेश्चन समझाता हूँ मैं आपको ना, जैसे
इसको नोट कर लेना पीछे जाके, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन ये है, देखो आपको बोल रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 x रेज़ टू पावर x, इसको सॉल्व करके दिखाओ क्या आएगा आंसर। तो ये है क्या, ये है लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, x रेज़ टू पावर x ऐसा है ना। तो अगर मैं इसमें लिमिट डालता हूँ, सपोज करो लिमिट डाली तो क्या बनेगी बच्चे, 0 की पावर 0 बनेगा, ठीक है। तो 0 की पावर 0 कभी भी बनता है तो आपको करना क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ही लिखना है, e रेज़ टू पावर में लिखना, ठीक है। और ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे fx और gx क्या है, मतलब एक फॉर्मूला हमारे पास में होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की पावर gx, ऐसा होता है। तो ये फॉर्मूला ये होता है कि gx को आगे लाते हैं, ठीक है, log fx लिखते हैं, इस पे लिमिट भी लगाते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 और इसको e रेज़ टू पावर में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाता है e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 gx log fx। तो ये वाला फॉर्मूला जो होता है ना, ये वाला फॉर्मूला ये जो दिख रहा है ना, ये फॉर्मूले में इसको fx बोलते हैं, इसको gx बोलते हैं, इसको fx इसको gx। तो क्या करेंगे, gx को आगे लेके जाएंगे, log ऑफ fx कर देंगे, log ऑफ fx, fx मतलब x, ठीक है, log ऑफ fx कर देंगे और करके फिर इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद में जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। अब इसमें लिमिट अगर मैं लगाता हूँ तो यहाँ पे ये x की वैल्यू तो 0 हो जाती है ना, log 0 अनडिफाइंड होता है, तो 0 इंटू इंफिनिटी नहीं कर सकते आप, मतलब x की वैल्यू 0 होगी, log 0 अनडिफाइंड होता है, तो 0 इंटू इंफिनिटी व्हिच इज एन इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसको अगर सॉल्व करना होगा ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए एल हॉपिटल रूल लगाएंगे। तो एल हॉपिटल रूल ये कहता है कि e रेज़ टू पावर लिमिट तो ऐसे ही लिखो, आपको क्या करना है, पहले इसका डेरिवेटिव करना है फिर इसका डेरिवेटिव करना है, लेकिन डेरिवेटिव करते हुए भी दो पार्ट होते हैं इसमें एल हॉपिटल में, एक न्यूमरेटर पार्ट होता है, एक डिनोमिनेटर पार्ट होता है। तो सबसे पहले तो हम इसको ना कन्वर्ट करेंगे, इसको log x ऐसे लिखेंगे और इसको 1/x लिख देंगे, मतलब इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये 1/x बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं लिखता हूँ एल हॉपिटल रूल से, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो log x का डेरिवेटिव होता है बच्चे 1/x और 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। जो जो कट हो रहा होगा वो कट कर लेंगे, जैसे एक पावर कट हो रही है और इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, तो हो गया e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, और आपको x दे रखा है माइनस का, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे लिमिट डाल दो, तो लिमिट डालेंगे तो e रेज़ टू पावर -0 यानी 0 लिख लो, ठीक है। तो e रेज़ टू पावर 0 कितना होता है, तो 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है उस केस में, बात समझ में आ रही है ना। लेकिन हर जगह क्या आपको एल हॉपिटल लगाना, नहीं, हर जगह एल हॉपिटल नहीं लगाना। कई बार क्वेश्चन जो होंगे वो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन हमने एक ऐसा दे दिया आपको बना के, हमने बोला कि ये क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं है, क्वेश्चन जो है वो कुछ अलग तरीके का है। जैसे सपोज करो क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, आपको बोला गया है, एक मिनट, आपको ये बोला गया है कि सपोज क्वेश्चन में बोला गया है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है, x टेंड्स टू 0 है, और आपको बोल दिया कि x इंटू e रेज़ टू पावर x से ऐसे आ जाता है, सपोज करो e रेज़ टू पावर में, ठीक है, x इज टू e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 log e रेज़ टू पावर x आ गया, सपोज करो सॉल्व करके ऐसा आ गया, कुछ ऐसा आ गया, तो उस केस में डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हो, log से e हटा सकते हो और इसको x² बना के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हर जगह यूज नहीं करना, लेकिन जहाँ पे यूज होगा वहाँ पे इसको यूज करना है। अभी आपको ये वाला क्वेश्चन समझाया मैंने, क्या आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कैसे करा हमने, ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको कैसे करा, x रेज़ टू पावर x 0 रेज़ टू पावर 0 की फॉर्म बन रही थी, फिर हमने इसको क्या करा, हमने इसको भाई log gx log fx में कन्वर्ट करा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर में, है ना, gx log fx में कन्वर्ट करा, फिर हमने देखा कि इसमें लिमिट डाल के क्या होता है, लिमिट डाल के अगर वो डिटरमिनेंट फॉर्म बन रही तो वही उसका आंसर, इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है तो उसको एल हॉपिटल से फिर सॉल्व करा, एल हॉपिटल से e रेज़ टू पावर वाले पार्ट को हमने डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट करने के बाद में जो हमारा आंसर आया वो हमारा फाइनल आंसर था, ठीक है ना, क्लियर। तो अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है आईआईटी में पूछा गया था और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रखा है लेट f from r to r be such that f1 is equals to 3, f1 की वैल्यू 3 है और f'1 is equals to 6 है, f'1 कितना है 6 है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f1 plus x अपॉन f1 की होल पावर 1/x की वैल्यू क्या होगी। आपसे पूछ रखा है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1 e रेज़ टू पावर 1/2 e रेज़ टू पावर 2 या e रेज़ टू पावर 3, ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, आपको सॉल्व करना है तो देखो क्या दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखा है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखा है, f1 plus x अपॉन f1 दे रखा है, f1 plus x है ना, f1 plus x
अपॉन में f1 दे रखा है कि पावर दे रखा है 1/x। तो अगर मैं इसको मान लेता हूँ उस वाले फॉर्मूले सॉल्व करता हूँ तो e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 ऐसे बनेगा। फिर 1/x को आगे ले लेंगे, इसको log ले लेंगे इसका log f1 प्लस x अपॉन में fm, इसका log ले लेंगे। क्या बात समझ में आई? log इसका लिया हमने, ठीक है। अब इसमें अभी क्या करेंगे, सुनो, इसको पहले खोल देंगे, ठीक है। इसको खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x, और ये कुछ ऐसे बन रहा है log f1 प्लस x माइनस log f1 बन रहा है, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं? इसमें ये वाली प्रॉपर्टी होती है log x अपॉन y की, ये होती है log x माइनस log y, ठीक है। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। और सॉल्व कर मतलब ये दो नंबर हैं डिवाइड में, जब भी ये दो नंबर डिवाइड में होता है तो आपको क्या करना होता है, डिवाइड को इस तरीके से माइनस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा के हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्या करा हमने, सबसे पहले ये समझिए। पहले हमने इसमें वो वाली प्रॉपर्टी लगाई जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी थी, उससे हमने इसको e रेज़ टू पावर ये इसको आगे लेकर आगे इसका log ले लिया, ठीक है। अब log की प्रॉपर्टी लगा के इसको खोल दिया, ठीक है। अभी हम ये चेक करेंगे कि इसमें जब मैं लिमिट डालता हूँ इधर भी और इधर भी तो क्या होता है। तो लिमिट डालता हूँ तो देखो ये 0 हो जाएगा, ये log 1 बन जाएगा, यानी f1 बन जाएगा, log f1 बन जाएगा, ये भी log 1 हो जाएगा, ये भी 0 0 हो गया। तो ये तो 0 हो रहा है, देखो log f1 माइनस log f1, ये तो समझो कि 0 हो गया ना। तो log f1 माइनस log f1 0 हो जाता है, 0/0 नीचे 0 है, ठीक है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो ये वाला 1/0 बनेगा, ये log f1 बनेगा, ये log f1 बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये 0 हो चुका है। तो देखो ये ध्यान से, ये दोनों सेम है तो कट गए, तो ये 0 हो गया। 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है तो इसका एल-हॉपिटल रूल लगाना पड़ेगा इसमें। एल-हॉपिटल रूल ये कहता है कि ऊपर वाले का अलग डेरिवेटिव करो, नीचे वाले का अलग डेरिवेटिव करो, और तब तक करो जब तक डिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बन जाती। तो आपको क्या करना है, e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखना है, ठीक है। इसका ये है ऊपर वाला पार्ट और ये है नीचे वाला पार्ट, इसका डेरिवेटिव करेंगे, log का होता है 1/fx, फिर इसका दोबारा से करना पड़ेगा, चेन रूल से, ठीक है। तो इसका दोबारा से करेंगे तो f1 प्लस x का होता है f'1 प्लस x डेरिवेटिव। जैसे fx का डेरिवेटिव क्या होता है, f'(x) होता है, वैसे f1 प्लस x का क्या होता है, f'1 प्लस x होता है, ठीक है। नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये कांस्टेंट पार्ट है तो इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाता है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है x का डेरिवेटिव 1 होता है तो हमने 1 लिख देना है इसके नीचे। अब क्या करना है, जो दिख रहा है उसमें लिमिट डाल देंगे। जैसे इसमें लिमिट डालेंगे तो f'1 प्लस 0 बनेगा, अपॉन में f1 बन जाएगा, ठीक है, e रेज़ टू पावर। तो f'1 अपॉन f1 आ रहा है, ठीक है, यानी e रेज़ टू पावर f'1 अपॉन में कितना आ रहा है, f1 आ रहा है। तो ध्यान से देखो, ये e रेज़ टू पावर f'1 की वैल्यू दे रखी है 6, अपॉन में दे रखा है बच्चे 3, तो 6/3 बन जाएगा, यानी e रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। और e रेज़ टू पावर 2 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इजी क्वेश्चन है, नहीं, इजी नहीं है, लेकिन इसको अगर आप अप्रोच करना सीख जाओ, सॉल्व करना सीख जाओ, तो आपको इजी लगने शुरू हो जाएंगे ये क्वेश्चन, है ना। तो क्या आपको समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं? पक्का, ठीक है। हम अभी क्यों करवा रहे हैं उसको, शुरुआत में क्यों नहीं ये सब चीजें करवाई? क्योंकि शुरुआत में आपको जब काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये सब चीजें समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि उनको लिमिट की डेफिनेशन ही नहीं आती, उनको एल-हॉपिटल रूल ही नहीं पता कि क्या होता है। तो हमने इसलिए पहले ये सब चीजें करवाई आपको, लिमिट की डेफिनेशन क्या है, एल-हॉपिटल रूल क्या है, लिमिट कैसे लगाते हैं, वो सब मैंने आपको बताया। अब मैं आपको सामने ये चीजें करूंगा तो आपको लगेगा कि यहाँ कुछ नया नहीं कर रहे हैं, मतलब देखा देखा सा लग रहा है ना, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पहली बार हो रहा है, ठीक है। हाँ, कुछ फॉर्मूलेस तो नए आएंगे, लेकिन आपके पास तो सब कुछ नया नहीं आएगा। तो अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन ये वाला है, और मैं बताता हूँ 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, इसको देखो जरा। जैसे इसमें दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 3x² + 2 अपॉन 7x² + 2 होल रेज़ टू पावर 1/x²। आपसे बोला गया है कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 1/a होगा, ऑप्शन नंबर बी 1/a², ऑप्शन नंबर सी e² या ऑप्शन नंबर डी e होगा। इन चारों में से इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो ये क्वेश्चन ना एक्चुअल में 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी फॉर्म का है। मुझे कैसे पता? मैं इसमें अगर मान लेते हैं लिमिट रखता हूँ तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, फिर 2/2 हो गया, और इसकी पावर 1/0 का स्क्वायर यानी 1/0 हो गया। तो 2/2 का मतलब होता है 1, 1 की पावर 1/0 यानी इंफिनिटी।
1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म का ही क्वेश्चन है। तो कभी भी आपके पास में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है जो 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी बन रहा है, तो उसमें ट्राई करिएगा, अगर ये वाला फॉर्मूला लग जाए तो बढ़िया हो जाता है। तो ऐसा होता है कि अगर आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू 0 fx दे रखा है और उसकी पावर gx दे रखी है, ठीक है, और ये क्या करते हैं 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी की फॉर्म बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी की फॉर्म बना लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की पावर gx का जो आंसर होता है वो होता है बच्चे e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx minus 1 into gx होता है। e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx minus 1 into gx होता है। ये इसका करेक्ट आंसर होता है। अब इसमें fx क्या होता है, gx क्या होता है, वो देखो ध्यान से, क्या fx है क्या gx है, ठीक है, उसके बेसिस पे आंसर निकालना है। fx ये होता है, gx ये होता है, ठीक है। तो देखो जैसे इसको सॉल्व करना है आपको, तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको लिख के छोड़ देते हैं, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखो जरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, पहले हम क्या करेंगे, e रेज़ टू पावर में इसको डालेंगे, e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर fx माइनस 1 का मतलब ये होता है 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 7x स्क्वायर प्लस 2, सॉरी 2 है, 3x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 7x स्क्वायर प्लस 2 में से 1 माइनस कर देंगे। इसकी मल्टीप्लाई gx से करेंगे, यानी 1/x स्क्वायर से करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, समझे। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी एलसीएम लेने के लिए, तो ये प्लस के दोनों जो है इधर ऊपर जाके माइनस के हो जाएंगे। ये कुछ ऐसे बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 2, और ये माइनस का 7x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का 2 हो जाएगा, अपॉन में 7x स्क्वायर प्लस 2 ये रहा, और इनटू 1/x स्क्वायर ये रहा, ठीक है। अच्छा, ये प्लस 2 और माइनस 2 तो गया, 3 में से 7 गया तो माइनस का 4x स्क्वायर हो गया, अपॉन में 7x स्क्वायर हो गया, और प्लस में कितना है बच्चे 2 है, प्लस में 2 हो गया, और अपॉन में क्या है बच्चे इसके 1/x स्क्वायर भी है, ठीक है, इनटू 1/x स्क्वायर भी, ठीक है, e रेज़ टू पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0, ऐसा कुछ है। अब इसको जरा ध्यान से समझो, देखो इसमें से कुछ चीजें ना कट हो रही हैं, जैसे ये कट हो रहा है ना, तो ये हमारे पास में लास्ट में बच रहा है e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, -4 अपॉन 7x स्क्वायर प्लस 2। तो ध्यान से देखना, अगर ऐसा है तो इसमें लिमिट रख सकता हूं मैं, अब लिमिट रख सकता हूं तो ये 0 हो जाएगा, 7 into 0 का स्क्वायर 0 हो गया। तो कुछ ऐसा बन रहा है e रेज़ टू पावर -4 अपॉन 2, यानी e रेज़ टू पावर -2, माइनस में पावर को हम प्लस में ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन e स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर जो आ रहा है वो इसका B फॉर B पॉजिटिव, इसका 11 नीचे करेक्ट आंसर आ रहा है। क्या ये बात समझ में आई आपको कि हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको, है ना, बढ़िया लग रहा है ना, मजा आ रहा है ना। तो ऐसा कभी भी आपके पास में 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी आता है तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, बढ़िया फॉर्मूला है, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन जो है बहुत ही इजीली सॉल्व कर देता है ये फॉर्मूला, ठीक है। कितना ही बढ़िया क्वेश्चन आ जाए आपके पास में, आप आराम से सॉल्व कर लोगे और आपका आंसर बनेगा भी, करेक्ट आंसर बनेगा बिल्कुल, ठीक है। तो चलो एक और क्वेश्चन बताता हूँ मैं तुम्हारे को, उसके बाद में हम क्या करेंगे, टाइप चेंज कर देंगे। ये है आईआईटी में आया होगा कभी, तो क्वेश्चन है, बोल रखा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan π/4 प्लस x की पावर 1/x। बड़ा फेमस क्वेश्चन है वैसे ये, है ना, कई बार पूछते हैं और एनडीए में अभी तक जो है पहुंच नहीं रहे हो, यहाँ तक पहुंच गए तो पूछ लेंगे तुम्हारे से, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan π/4 प्लस x की पावर 1/x, इसका आंसर क्या होगा 1 - 1 e स्क्वायर या e, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले इसमें लिमिट डाल के देखो, लिमिट tan π/4 प्लस 0 हो गया, यानी tan π/4 की वैल्यू होती है 1 की पावर 1/0, 1/0 का मतलब होता है इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है, तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, लिमिट e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx - 1 gx, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx - 1 यानी tan π/4 प्लस x - 1, ठीक है, इनटू gx कर देंगे, इनटू 1/x कर देंगे, समझे ये बात। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज मेरी बात ध्यान से रखिएगा, याद, ये हम कई बार ना ये सब्स्टिट्यूशन tan π/4 प्लस x का इंटीग्रेशन में भी यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज करेंगे, यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन में भी यूज करेंगे। कभी भी अगर आपके पास में tan π/4 प्लस x आ जाता है, ठीक है, tan π/4 प्लस x आ जाता है, तो इसका आंसर होता है 1 + tan x अपॉन 1 - tan x, ठीक है, ये इसका आंसर होता है। और इससे क्या होता है, ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व करना ज्यादा इजी हो जाता है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। तो 1 + tan x अपॉन 1 - tan x होता है। अगर बीच में प्लस आ गया तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, बीच में माइनस आ गया तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। मान लेते हैं tan π/4 - x लिखा हुआ है,
तो 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स होता है इसका, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन जो है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, इससे क्वेश्चन ना इजी हो जाएगा, जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। क्या होगा 1 प्लस टेन एक्स हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, इनटू 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। क्या ये बात सही है, समझ में आ रहा है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसे बनेगा e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, 1 प्लस टेन एक्स, और इस -1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये -1 बन जाएगा, ये प्लस का टेन एक्स बन जाएगा एलसीएम लेने के लिए, तो -1 प्लस टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। देखो इससे ये प्लस वाला 1 कट हो रहा है ना, और ये कुछ ऐसे बन रहा है e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 2 10x अपॉन में 1 माइनस 10x बन रहा है इनटू 1/x बन रहा है। क्या ये बात ध्यान में आई आपके कि कैसे करा, हाँ 10x और 10x ऐड हो रहा है तो ये 2 10x हो गया, ठीक है, और नीचे 1 माइनस 10x ये रहा, 1 अपॉन x भी था उसके मल्टीप्लाई में लिखा भूल यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ इनटू 1/x था यहाँ पे, ठीक है, 1/x था यहाँ पे, तो उसको लिख लेना। तो ये भी था मल्टीप्लाई में, ये वाला 1/x ये भी लिखना था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस 10x को इसके साथ में लिख देते हैं, इसको 2 के साथ में लिख देते हैं, तो कुछ ऐसे हो गए e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस 10x, ठीक है, 2 अपॉन 1 माइनस 10x, ठीक है, इनटू 10x अपॉन में x होता है। तो इसको इससे 0 लिमिट रखेंगे अगर मैं, तो क्या होगा 2 अपॉन 1 माइनस 10 0 बनेगा, तो 2 अपॉन 1 माइनस 10 0 हो जाएगा, ठीक है, इनटू 10x अपॉन x की जो वैल्यू होती है लिमिट x टेंड्स टू 0 पे वो 1 होती है, ठीक है, तो e रेज़ टू पावर में बन रहा है। अब देखो tan 0 की वैल्यू तो 1 हो गई, 0 होगी सॉरी, तो ये हो रहा है बच्चे e रेज़ टू पावर 2 अपॉन 1 इनटू 1, तो ये हो गया e रेज़ टू पावर 2 इसका करेक्ट आंसर। e रेज़ टू पावर 2 यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से जो है ना क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं आपके, और बहुत ही इजीली सॉल्व होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में इसमें लिख देता हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की पावर 1/x स्क्वायर, इसको सॉल्व करना होमवर्क में है तुम्हारे, ठीक है, और आंसर बताना मुझे ये क्या आएगा। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब इसको करेंगे sin x बाय x की पावर 1/x स्क्वायर, 1/x डालो, 1/x डालो, ठीक है, और ये दूसरा क्वेश्चन एक और देता हूं आपको, 1/x स्क्वायर पावर पे लिमिट x टेंड्स टू 0 10x/x दे देता हूं, 10x/x की पावर, ठीक है, 1/x स्क्वायर। ये बहुत सारे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे ये क्वेश्चन ना, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो होंगे, जो अच्छे बच्चे होंगे, वो इसका आंसर निकाल लेंगे कैसे ना कैसे करके, ठीक है। तो इसका आंसर देखना, और आंसर आपको आजकल मिल जाते हैं हर जगह, ठीक है ना, चैट जीपीटी पे वैसे वगैरह इधर उधर, आपको करेक्ट आंसर तो आप ढूंढ ही लोगे इसका, है ना, तो निकाल लेना इसको। क्लियर, चलो अब देखो हम एक टाइप स्टार्ट करवा रहे हैं, ये लास्ट टाइप है आपकी क्लास का, मतलब लिमिट की, और लिमिट की इसके बाद में कोई टॉपिक नहीं है लिमिट में पढ़ने के लिए। इसका नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट यानी लिमिट का अस्तित्व होता है या नहीं होता, तो होता है तो क्या मतलब है इसका, ठीक है। ऐसा नहीं है देखो आपने लिमिट का कोई भी क्वेश्चन उठाया तो उसका आंसर निकल ही जाए, ऐसा नहीं होता, हर लिमिट के क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलता, पहली बात ये याद रखिएगा। इसका मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनका आपको देख के लगता है कि इनका आंसर निकल जाएगा, लेकिन उनका आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो इस टाइप के अंदर आते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके एग्जाम में आजकल इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के ऊपर। इसमें होगा क्या, आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, दिखने में ऐसा लगेगा कि यार इसका आंसर निकल रहा है, 4 ऑप्शन आपको दे रखेंगे जिसमें से एक आंसर होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और कई बार ऐसा होगा लगभग 80% चांसेस ऐसे होंगे कि वो इसका करेक्ट आंसर होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, उसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होगी। आप बहुत सारे बच्चे उसको निकाल के बैठ जाएंगे और गलती निकलती भी नहीं है उसमें, बच्चों से पता लगता है कि हमने तो सही करा है बट आंसर फिर भी गलत ही है आपका। तो उसका कारण क्या है आपको ये नहीं पता कि लिमिट के कुछ क्वेश्चन जो होते हैं उनकी लिमिट एग्जिस्ट भी नहीं करती। अब ये सब पता कैसे लगेगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए जिसका नाम है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट। ऐसा होता है कि लिमिट में 2 तरह की लिमिट होती है। ऐसा जैसे कोई भी कर्व है ना, कोई भी कर्व है और उसकी किसी पॉइंट पे मेरे को लिमिट देखनी है, ठीक है, एग्जिस्ट उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो लिमिट का मीनिंग क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई x = a कोई पॉइंट है, मैंने लिख रखा है लिमिट x टेंड्स टू a
fx। तो इसका मीनिंग क्या है, पहले तो आप ये समझिए, इसका मीनिंग ये है कि x कोई नंबर है जो इस पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहा है। क्या बात सही है? x कोई नंबर है या वेरिएबल है जो जो जिसकी वैल्यू इस पॉइंट की तरफ अप्रोच करना चाह रही है इस फंक्शन पर, है ना, इस पॉइंट की तरफ अप्रोच करना चाह रही है इस फंक्शन पर। तो यानी ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसके नेबरहुड में कहीं वैल्यू है, क्योंकि अप्रोच कर रही है, पहुंची नहीं है वहां तक, है ना, अप्रोच कर रही है। तो इसके नेबरहुड में यानी या तो राइट नेबरहुड में या तो लेफ्ट नेबरहुड में, यानी या तो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है या तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, या तो बिल्कुल इसके पास में एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इसके नेबरहुड में। तो ऐसा है कि अगर आप क्या करो, इसके लेफ्ट नेबरहुड पर, ठीक है, इस फंक्शन के इस पॉइंट के लेफ्ट नेबरहुड पर इसकी लिमिट चेक कर लो। ठीक है, मान लेते हैं आप यहां से अप्रोच कर रहे हो, इसकी लिमिट चेक कर ली, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और आप यहां से अप्रोच कर रहे हो, आपने इसकी राइट हैंड लिमिट चेक कर ली। ठीक है, अगर आप लेफ्ट नेबरहुड से कहीं से जा रहे हो, आप राइट नेबरहुड से कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, और आपने क्या, अगर आप चेक करना चाहते हो कि आप उस पॉइंट पे पहुंचे हो या नहीं पहुंचे, उस पॉइंट पे पहुंचे या नहीं पहुंचे, तो कैसे पता लगेगा? तो अगर आपका क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाए तो हम बोलेंगे कि उस पॉइंट पे हम पहुंच गए हैं, यानी हमारी लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। कहने का सेंस ये है, सपोज करो जहां पे मैं खड़ा हूँ, इस पॉइंट पे तुम्हारे को आना है, ठीक है, एक इंसान यहाँ से आ रहा है, एक इंसान यहाँ से आ रहा है, तो अगर आप मेरे यहाँ पे खड़े हुए हो तो इस पॉइंट पे थोड़ी ना खड़े हो, यहाँ पे कब खड़े होंगे, जब आप मेरी जगह पे खड़े हो जाएंगे आके। तो अगर मान लेते हैं आप लेफ्ट डायरेक्शन से कोई इंसान आया, वो यहाँ पे आके खड़ा हो गया, ठीक है, इसी डायरेक्शन मतलब इसी पॉइंट पे, ठीक है, राइट डायरेक्शन से कोई पॉइंट कोई बच्चा आया या कोई भी इंसान आया, वो भी इसी पॉइंट पे आके खड़ा हो गया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान के चलो, इसी पॉइंट पे आके खड़ा हो गया, ठीक है, उसके ऊपर बैठ गया तुम ये सोच रहे एक पॉइंट पे दो लोग कैसे खड़े हो गए, है ना, मेरे को पता है तुम्हारे बारे में। उसके ऊपर यहाँ पे कंधे में चढ़ के बैठ गया, अब ठीक है, दोनों एक ही पॉइंट पे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों एक ही पॉइंट पे खड़े हुए हैं तो हम ये बोलेंगे कि भाई साहब ये दोनों एक पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, और पहुंच चुके हैं तो इनकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी जो इसकी वैल्यू है राइट वाले की, वही लेफ्ट वाले की वैल्यू है। तो दोनों की वैल्यूज क्योंकि सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो उनकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और फंक्शन का कर्व में जो होगा वो उस पॉइंट पर लिमिट क्या करेगी, आपकी एग्जिस्ट करेगी। तो कभी भी अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी होती है, वो दोनों इक्वल आनी चाहिए, अगर इक्वल आएगी तो ही वो एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है, अब सर ये लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते कैसे हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते कैसे हैं, हमको कैसे पता लगेगा कि हमको निकालनी ही है, क्योंकि आपने अभी तक जो भी क्वेश्चन करा है उसमें कुछ नहीं करा आपने, उसमें कोई लिमिट नहीं निकाल के दिखाई आपने। अब आप कह रहे हो कि लिमिट एग्जिस्ट करने का चक्कर भी होता है, तो इसको करने का तरीका ये है, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन क्या है, वो निकलती कैसे है। देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम LHL लिखते हैं, और ये होती है लिमिट एक्सटेंड्स टू, कोई पॉइंट पे अगर आप चेक कर रहे हो ए पे, तो ए के ऊपर ऐसे नेगेटिव सिंबल लगाया जाता है, ठीक है, और कोई फंक्शन पे लिमिट लगती है तो ऑब्वियसली इसको fx पे डिफाइन करा जाता है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू a नेगेटिव fx। अभी a नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि आपको माइनस का a लेना है, a नेगेटिव का मतलब ये है कि अगर आप मान लेते हैं किसी a पॉइंट पे लिमिट चेक कर रहे हो, तो इसके नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में कोई पॉइंट होगा, ठीक है, इससे इस तरफ मतलब कौन से नेबरहुड में, अगर मैं बात करूंगा तो लेफ्ट नेबरहुड में, इससे थोड़ा सा छोटा कोई पॉइंट होगा, सपोज करो a-h पॉइंट, ठीक है, इसके नेबरहुड में होगा, यहाँ पे आप लिमिट निकाल रहे हो, ठीक है, और इस वाले पॉइंट को बोलते हैं a+h, a से थोड़ा सा ज्यादा, प्लस h का मतलब ये थोड़ी सी डिस्टेंस हमने ऐड कर दी उसमें, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जैसे ये a नेगेटिव होता है, ये दिखाता है कि इसके लेफ्ट डायरेक्शन में है, यानी इससे थोड़ा छोटा है। सपोज करो आप ना 2 कोई पॉइंट है उस पर लिमिट चेक करना चाहते हो, और आपने लिख रखा है लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 नेगेटिव, x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। तो इसका मीनिंग पता क्या है, इसका मीनिंग है कि ये जो लिमिट है ये 2 पे नहीं लग रही है, ये 2 से थोड़ा सा पीछे हो सकता है, 1.99999 ऐसे कुछ हो, लेकिन ये एग्जैक्ट 2 नहीं, समझ गए? तो ये आपको पहले पता होना चाहिए 2 नेगेटिव का मीनिंग क्या है, ठीक है। 2 नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि माइनस का 2 ले रहा हूं ना, इसका मतलब ये है कि 2 की लेफ्ट डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। अब ये होता क्या है, इसको अगर मैं खोलता हूं तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख देते हैं। h टेंड्स टू 0 का मतलब ये है कि माइनस से डिस्टेंस ले रहे हैं इसमें, जो लगभग 0 है, और इसको fa-h लिख दिया जाता है, ठीक है, मतलब ये माइनस यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, या तो ये वाला समझो, ये लिख दिया जाता है, ठीक है। राइट हैंड लिमिट को क्या लिखते हैं, इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव लिखते हैं, a पॉजिटिव, और fx लिखा जाता है, जिसको खोलें अगर हम तो लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ए प्लस एच लिख दिया जाता है। इसको क्या लिख दिया जाता है? ए प्लस एच लिख दिया जाता है। ए माइनस एच उसको लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाता है? ए प्लस एच लिखा जाता है। क्या बात समझ में आ गई? तो अब सर इसके पता कैसा लगेगा कि इसके क्वेश्चन हमारे को एग्जिस्टेंस से चेक करनी है? देखो बड़ा आसान है। ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का एक ऑप्शन दे रखा होगा, जिसमें दे रखा है ना, उसमें चेक करनी है, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो जैसे एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं ये वाला एनडीए, एक मिनट, एनडीए कहाँ गया? एनडीए जो है ये 2008 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन में बोल रखा है कि e रेज़ टू पावर -1/x है, ठीक है। इसमें से चार में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? पहला ऑप्शन दे रखा है कि इसकी वैल्यू 0 होगी लिमिट x टेंड्स टू 0 पर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसकी वैल्यू e होगी, तीसरी ऑप्शन दे रखा है इंफिनिटी होगी, चौथा ऑप्शन दे रखा है डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब भी ये ऑप्शन दिखे ना आपको डज नॉट एग्जिस्ट, तो 80% चांस है, 20% फिर भी ऐसा होता है कि एग्जिस्ट कर जाती है, 80% चांस है कि ये इसका आंसर होगा, ठीक है। और इसको आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करनी होगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक कैसे करते हैं सर? आपको सबसे पहले देखना होता है कि लिमिट कौन से पॉइंट पे लग रही है। जैसे कौन से पॉइंट पे लग रही है वो यहाँ पे लिखा होगा, कौन से पे लग रही है? 0 पे लग रही है ना। तो 0 पे लग रही है तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पे लाइन लगा के एक लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट लिखेंगे x टेंड्स टू 0, और नेगेटिव का सिंबल लगा देंगे इसके ऊपर। नेगेटिव का सिंबल का मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो आप इसकी, और fx लिख दोगे आप, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का सिंबल लगा देंगे इसके ऊपर, और यहाँ पे fx लिख देंगे आप, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, fx का मतलब होता है फंक्शन, जिस फंक्शन पे लिमिट लग रही है वो फंक्शन यहाँ पे दे रखा होगा आपको, इस फंक्शन पे लिमिट लग रही है इसकी, ये फंक्शन उठा के यहाँ पे लिख देना है। तो आपको क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx का मतलब e रेज़ टू पावर -1/x यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx का मतलब e रेज़ टू पावर -1/x लिख देना है आपको। अब आपको डायरेक्ट लिमिट नहीं लगानी, पहले लिमिट की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव दे रखा है, fx दे रखा है, तो इसको हम चाहें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f a माइनस h लिख सकते हैं। मतलब कहने का सर ये अगर a पॉइंट है तो a माइनस h लिखा जा सकता है। तो आपको क्या करना होता है, ये वाला पॉइंट लिखना होता है, माइनस h लिखना होता है, और सब्स्टिट्यूट कर देना होता है x की जगह पे। तो बात से सुनो, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx अगर दे रखा है तो a माइनस h लिखा जाता है, और h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको क्या होगा, यहाँ पे a की जगह पे देखो क्या है, ये है, तो इसको लिखा जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर, जहां पे x है वहां पे a माइनस h लिख देना है, a की जगह पे जो भी नंबर होगा वो लिख देंगे। यहाँ पे 0 है तो 0 लिख दिया, 1 होगा तो 1 लिख देंगे, 2 होगा तो 2 लिख देंगे, 3 होगा तो 3 लिख देंगे। मान लेते हैं 3 होगा तो 3 माइनस h लिखा जाएगा, मान लेते हैं 5 होगा तो 5 माइनस h लिखा जाएगा। इस तरीके से आपको फोकस रखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले इसको खोल देना है, खोल कर सॉल्व करना है। जैसे इसको खोल के सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, e रेज़ टू पावर -1 अपॉन माइनस का h, इससे इसको काट दो, e रेज़ टू पावर 1/h हो गया ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर 1/h। अब h की जगह पे इसको डाल दो, e रेज़ टू पावर 1/0 हो गया, e रेज़ टू पावर 1/0 मींस e रेज़ टू पावर इंफिनिटी व्हिच इज इंफिनिटी, ठीक है। इसका आंसर इंफिनिटी आया है, लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, बी ऑप्शन नहीं। आप अगर मान लेते हैं इंफिनिटी इसका आंसर डालते हो तो जरूरी नहीं है कि वो करेक्ट निकल जाए, मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। इसमें लिमिट की डेफिनेशन डालेंगे राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट कहती है h टेंड्स टू 0 डाल दो, और f a प्लस h हो जाता है, f का मतलब e रेज़ टू पावर -1/a प्लस h, 0 प्लस h, समझे? तो ये कुछ ऐसा हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, e रेज़ टू पावर -1/h। क्या बात समझ में आई आपको? अब h यहाँ पे डाल दो, तो h यहाँ पे डालेंगे तो e रेज़ टू पावर -1/0, ठीक है। और मैं इसको चाहूं, ये पहले h डालने से पहले मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन e रेज़ टू पावर 1/h लिख सकता हूँ। माइनस का नीचे जाके पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। अब इसमें लिमिट डालूंगा, e रेज़ टू पावर 1 अपॉन 1 रेज़ टू पावर 1/0 ऐसे बनेगा, 1/0 इंफिनिटी, e रेज़ टू पावर इंफिनिटी यानी 1/इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी 0 होता है,
ठीक है, तो हुआ क्या है, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो वो तो इन्फिनिटी निकली, राइट हैंड लिमिट निकाली तो वो जीरो निकल रही है। अब वो जीरो निकल रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं है ये राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो उस केस में हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ जाए, राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है तो ही लिमिट एग्जिस्ट करेगी बच्चे, वरना नहीं करेगी। सिंपल, समझ में आया? हाँ, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें थोड़ा सा आपको ब्रेन ज्यादा लगाना होता है। ऑब्वियस सी बात है, ब्रेन है तो लगेगा, है ना। तो इसमें आपको एक दो चीजें पहले आनी चाहिए। एक दो चीजें क्या आनी चाहिए, थोड़ा बहुत फंक्शन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला फंक्शन होता है बच्चे मॉड्यूलस फंक्शन। ये होता है मॉड्यूलस फंक्शन। इन फंक्शन में ना ज्यादातर बच्चे दिक्कत करते हैं, ठीक है। मॉड्यूलस फंक्शन, इसकी डेफिनेशन ऐसे होती है कि मॉड एक्स जो होता है प्लस का एक्स होता है और माइनस का एक्स होता है। कब होता है प्लस का एक्स, जब एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू हो, माइनस का होता है बच्चे लेस देन 0 पे, ठीक है। या कभी भी अगर जैसे मान लेते हैं आपको, इसकी डेफिनेशन ये भी होती है कि अंडर रूट में कोई भी नंबर लिखा हुआ है और उसका स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको भी मॉड एक्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये जब भी आपको मॉड्यूलस फंक्शन दे रखा होगा, चाहे ये दे रखा हो, है ना, चाहे कुछ और दे रखा हो, तो इसका ग्राफ याद रखिएगा। इसका ग्राफ ना एक ऐसा वी शेप का ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। ऐसा ऐसा ग्राफ होता है इसका। और इसका ग्राफ पता कैसा होता है, ड्यूअल नेचर रखता है। ड्यूअल नेचर मतलब जैसे यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे टच होगा एकदम से इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका नेचर जो है वो डिक्रीजिंग है इस तरफ, और इस तरफ इसका नेचर क्या है, इंक्रीजिंग नेचर है, ठीक है। तो ये जो जिस पॉइंट पे इसका नेचर चेंज हुआ ना, इस पॉइंट को हम बोलते हैं इसका क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलते हैं। आपकी बुक में, कुछ बच्चों की बुक में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, कुछ बच्चों की बुक में इसका नाम होगा शार्प पॉइंट। तो तीन नाम होते हैं इसके, क्रिटिकल पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या शार्प पॉइंट, ठीक है। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो हर मॉड वाले फंक्शन का अलग अलग होता है। जैसे अगर मैंने मॉड x माइनस 2 लिखा है तो इसका क्रिटिकल पॉइंट अलग होगा, इसका अलग होगा, किसी और का अलग होगा, ठीक है। तो अभी इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो है 0। वो क्या है, 0 0, ये 0,0 है ना, यहाँ पे टच हो रहा है ना, तो 0,0 पे इसका क्रिटिकल पॉइंट होता है। इसके इस तरफ जो होता है ना, ये फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, तो ये जो y mod x है एक्चुअल में प्लस का होता है, ठीक है। और इसके इस तरफ ये जो फंक्शन होता है डिक्रीजिंग होता है, तो y mod x जो है वो एक्चुअल में माइनस का x होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन इस तरफ माइनस का होता है, इस तरफ प्लस का होता है। तो 0 से छोटे के लिए, छोटा ही है ना, 0 से छोटे नंबर है ना, -1 -2 -3, अगर आप इस पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर लिखे जाते हैं। तो 0 से छोटे के लिए ये फंक्शन नेगेटिव होता है, ठीक है। और 0 से बड़े या उसके बराबर के लिए फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 0 से बड़े के लिए देख पा रहे हैं हम, पॉजिटिव है, इसका ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। अब इसमें ना अलग अलग फंक्शन का ग्राफ अलग अलग होता है, उससे छोटे के लिए वो पॉजिटिव, उससे बड़े के लिए वो नेगेटिव होता है। इनका सबका ना क्रिटिकल पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे मॉड x माइनस 2 है, अगर मेरे को मान लेते हैं इसको बताना है कि इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा और ये कहाँ पे इंक्रीजिंग कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा, या कहाँ पे पॉजिटिव होगा कहाँ पे नेगेटिव होगा, तो आपको क्या करना है, जो मॉड x माइनस 2 है इसको 0 के बराबर रख लेना है। 0 के बराबर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि बच्चे ये y की वैल्यू होती है। y एक तरह का फंक्शन होता है, एक फंक्शन को fx को y भी लिखा जाता है। तो y अगर 0 होगा तभी तो वो x एक्सिस पे टच करता है, ठीक है। मतलब अगर मान लेते कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे टच कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। हम क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 रख देते हैं। y की वैल्यू जैसे ही 0 रखी तो x - 2 = 0, तो x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू अगर 2 आ गई है तो इसका मतलब ये होता है इसका ग्राफ ना ऐसे 2 पे टच करेगा और ऐसे फिर ऊपर जाएगा। तो यानी ये जो 2 पॉइंट होगा, इससे इस डायरेक्शन में, आगे की डायरेक्शन में ये फंक्शन पॉजिटिव है, और इससे पीछे की डायरेक्शन में ये फंक्शन क्या है, नेगेटिव। ये मतलब होता है, ठीक है। मतलब इससे छोटे पॉइंट्स के लिए फंक्शन नेगेटिव है, उससे बड़े के, मतलब कहने का सेंस ये x - 2 पॉजिटिव होगा जब x जो होगा वो 2 से बड़ा होगा, ठीक है। और x - 2 जो होगा वो नेगेटिव होगा जब x जो होगा वो 2 से छोटा होगा। ये मतलब होता है इसका। और समझ आ रही है? तो कैसे पता लगता है, ये होता है क्रिटिकल पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको 0 के बराबर रख के जो आंसर आएगा वो क्रिटिकल पॉइंट होता है। जैसे इसको 0 के बराबर रखकर आंसर आएगा तो +2 आएगा, तो +2 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। इससे इस तरफ का मतलब क्या है, इस तरफ का मतलब ये है राइट डायरेक्शन में, राइट हैंड लिमिट। इसकी राइट हैंड लिमिट पे ये फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इस तरफ मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे ये फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जब हम इसमें लिमिट का केस लगाएंगे, तो अगर मान लेते हैं 2 पे चेक करनी है हमारे को लिमिट,
तो हम दो लिमिट चेक करते हैं ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट पे हम इसको पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट पे हम क्या लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो आपको कैसे बनाना है ग्राफ समझ में आया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं या नेक्स्ट फिगर पे आते हैं। नेक्स्ट फिगर होती है हमारे पास में जिसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है फ्लोर फंक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको बोलते हैं फ्लोर फंक्शन, फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो कुछ दिखने में इस तरीके का दिखता है, या तो ये वाले सिंबल से दिखाते हैं हम उसको, या तो हम ऐसे सिंबल से दिखाते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, फर्स्ट वाले सिंबल से दिखाओ या सेकंड वाले सिंबल से दिखाओ, दोनों एक ही बात है। ऐसा होता है कि इसका काम क्या है पहले तो ये समझिए। ऐसा होता है कि नाम तो इसका ग्रेटेस्ट है, इंटीजर वैल्यू इसका लेने का काम है। जैसे सपोज करो, जैसे अगर मैंने ऐसे लिख रखा है इस वाले ब्रैकेट के अंदर 1.5, तो 1.5 इज नॉट एन इंटीजर वैल्यू। ठीक है, इंटीजर वैल्यू का मतलब क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वो वैल्यू जो उसको आप जैसे 1 2 3 4 5 6 0 -1 -2 -3 जिसको आप नॉर्मल काउंटिंग में लेते हो, और इसमें पॉइंट नहीं आता है ना, पॉइंट नहीं आता, बिना डेसिमल वाली जो वैल्यूज दिखती हैं सारी की सारी इंटीजर होती है ना। तो इंटीजर वैल्यू लेने का इसका काम होता है। तो जैसे 1.5 है ना, इसको क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। अब इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर 1 2 3 4 ऐसे होते हैं। तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा ये फंक्शन कि 1.5 है कहाँ। तो आप बोलेंगे सर 1.5 1 और 2 के बीच में है ना, इसको लोकेट करेगा सबसे पहले नंबर लाइन पे। इस फंक्शन का काम बता रहा हूँ क्या होता है। ये फंक्शन क्या करेगा, 1.5 को नंबर लाइन पे लोकेट करेगा सबसे पहले, और ये देखेगा कि ये कौन दो इंटीजर के बीच में आ सकता है। तो आप बोलेंगे सर 1.5 जो है 1 और 2 के बीच में आ रहा है। तो नाम तो इसका ग्रेटेस्ट है, लेकिन काम इसका जो है वो है कि इसकी लीस्ट इंटीजर वैल्यू लेता है ऑलवेज। तो इसलिए इसका नाम फ्लोर फंक्शन है। तो काम इसका ग्रेटेस्ट है, नाम के हिसाब से, मतलब नाम इसका ग्रेटेस्ट है, नाम के हिसाब से इसको वैल्यू लेनी चाहिए 2। लेकिन ये 2 इंटीजर वैल्यू को ना लेकर ये क्या लेता है, ऑलवेज छोटी वाली इंटीजर वैल्यू को ले लेता है, यानी किसको ले लेता है, 1 को ले लेता है। तो इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। तो अगर मैंने मान लेते कोई भी इसके अंदर लिख रखा है, जैसे 2.9 लिख रखा है, तो 2.9 2 और 3 के बीच में आता है, तो कायदे से तो इसको 3 लेना चाहिए, लेकिन इसका आंसर क्या होता है बच्चे, 2 होता है। तो अगर मैंने जैसे मान लेते हैं 2.4 लिख रखा है, तो 2.4 कायदे से तो इसको भाई कितना लेना चाहिए, इसको 2.4 में 3 भी ले सकता है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नाम उसका क्योंकि ग्रेटेस्ट है, लेकिन लेगा क्या, ऑलवेज 2 लेगा। तो 2 और 3 के बीच में आता है 2.4, तो 2 इसका आंसर है, ऐसे समझिए। तो अगर मान लेते हैं कभी भी आपको ना इसमें कोई नंबर है, जैसे 2.4 को अगर मैं चाहूं तो 2 + 0.4 भी लिख सकता हूं मैं चाहूं तो, है ना, या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 3 - 0.6 भी लिख सकता हूं, एक ही बात होती है। इसका आंसर 2 है, आपको पता है इसका आंसर कितना है, 2 है, इसका आंसर भी 2 ही होगा। तो अगर इसको मैं ध्यान से देखो, एक ही चीज को लिखने के दो तरीके हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो सपोज करो कोई नंबर c है हमारे पास में, और उसमें मैंने क्या करा, थोड़ा सा माइन्यूट सा नंबर जोड़ा है मैंने h, और उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिख रखा है। c में मैंने h जोड़ा है, तो इसका आंसर ऑलवेज c आ जाता है। तो कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई नंबर है c, उसमें मैंने h जोड़ा, तो c + h की वैल्यू ऑलवेज कितनी होगी, c हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है, c + h की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑलवेज c हो जाएगी। इसी तरीके से आपको क्या करना है, जैसे ये नंबर है कोई c, इसमें मैंने क्या करा, माइनस कर दिया h, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज c - 1 होती है। तो ऐसे याद रखेंगे आप, c + h कभी भी दिखेगा तो उसका आंसर क्या होगा, c हो जाएगा, और c - h कभी भी दिखेगा तो उसका आंसर कितना होगा, c - 1 होगा, यानी एक कम होता है, माइनस वाले केस में एक कम होता है। 3 लिखा होता है, यहाँ पे 2 आंसर आता है उसका, ठीक है, क्लियर। इसका ग्राफ कैसा होता है सर, इसका ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा होगा, फिर यहाँ पे ऐसे खुल रखा होगा, फिर यहाँ पे ऐसे होगा, फिर यहाँ पे ऐसे खुल रखा होगा, फिर यहाँ पे ऐसे होगा, फिर यहाँ पे ऐसे खुल रखा होगा, ऐसे नीचे होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, फिर यहाँ पे ऐसे खुल रखा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसे खुल रखा होगा। अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो इसके ग्राफ में आप देखेंगे जैसे ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 0, ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट है 3, ठीक है, ये आप ग्राफ देखेंगे, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 है, ऐसे। तो आपको ये पता लगेगा कि ये जो फंक्शन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इंटीजर वैल्यू पे इसका ग्राफ टूट जा रहा है ना, इंटीजर वैल्यू पे इसका ग्राफ टूट जा रहा है। जैसे इसका ग्राफ कहाँ पे टूटा, इसका ग्राफ ब्रेक हुआ है 1 पे, 2 पे,
3 पे, 4 पे, है ना, यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ, इसके आगे ब्रेक हुआ होगा। तो इंटीजर वैल्यू पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि उसका ग्राफ ही ब्रेक हो जा रहा है। ग्राफ ब्रेक हो जा रहा है तो एक पॉइंट यहाँ पे होगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे होगा, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती उसमें, ठीक है। तो होता क्या है, इंटीजर वैल्यू पे इसका ग्राफ ब्रेक होता है, याद रखिएगा, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, समझ गए। बाकी जगह पे कर सकती है, ऐसा नहीं कि बाकी जगह पे नहीं करेगी। अगर मैंने बोला लिमिट 0.5 पे निकालो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, निकल जाएगी और सही आंसर निकलेगा, एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर मैंने बोला लिमिट 2 पर निकालो, जैसे मैंने बोल दिया लिमिट x टेंड्स टू 2 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसकी याद रखिएगा, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे ग्राफ तो टूट रहा है, आप देख पा रहे हो इसका ग्राफ टूट रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आएगी, राइट हैंड लिमिट अलग आएगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट के में होगा 2 - h और राइट हैंड लिमिट में होगा 2 + h। मैंने अभी पढ़ा है कि 2 - h कभी भी लिखा हो, 2 + h कभी भी लिखा हो, जैसे 2 + h लिखा हुआ तो इसका आंसर 2 आता है, लेकिन 2 - h लिखा हो तो इसका आंसर 2 - 1 आता है। तो देखो दिख रहा है ना, तो इस वजह से इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, समझ गए। चलो, और कहां नहीं करती, सिर्फ इंटीजर वैल्यू पे, ऐसा नहीं कि हर जगह एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप पता क्या करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ठीक है, नई वाली एनसीईआरटी का तो पता नहीं, पुरानी वाली एनसीईआरटी में इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर रखी है। मिस्टेक क्या है, इन्होंने ये दिखा रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहीं पे कंटीन्यूअस होता ही नहीं, कहीं पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती नहीं, गलत है होगा। इनको ये बताना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट जो होती है वो इंटीजर पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करती, बाकी पॉइंट पे कर लेती है, ठीक है। दूसरा होता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इसको बोलते हैं रूफ फंक्शन। देखो फ्लोर फंक्शन को फ्लोर क्यों बोलते होंगे, क्योंकि वो नीचे वाली वैल्यू लेता है, यही बोलते होंगे ना, तभी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नाम फ्लोर फंक्शन रखा है। फ्लोर नीचे होता है, छोटी वाली वैल्यू लेता है, 1 और 2 के बीच में 1 को लेगा, ठीक है। रूफ फंक्शन इसको बोलते हैं इसको, और रूफ होती है छत, यानी बड़ी वैल्यू को लेता है, ठीक है। लीस्ट इंटीजर फंक्शन को हम बोलते हैं रूफ फंक्शन, और इसका काम होता है बड़ी वैल्यू में लेना। जैसे इसको हम दिखाते हैं कौन सा वाले ब्रैकेट से, ये वाले ब्रैकेट से, ये वाला ब्रैकेट। अगर आप इसको ब्रैकेट को ध्यान से देखो तो ये ऊपर से बंद है, नीचे से खुला हुआ है, यानी ऊपर वाली वैल्यू ले रहा है, नीचे वाली को नहीं ले रहा, समझे, ये मतलब होता है इसका। तो अगर मैंने मान लेते हैं इसको इस वाले ब्रैकेट के अंदर, जैसे मान लेते हैं 2.5 लिखा है, अभी 2.5 2 और 3 के बीच में आता है, तो इसका काम क्या होगा, 3 लेगा, ठीक है। ये 2 नहीं लेगा, ये क्या लेगा, 3 लेगा। नाम लिस्ट है लेकिन काम करेगा इसका ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, देखो 2.5 को 2 + 0.5 है ना, या 3 - 0.5। तो ध्यान से देखो 2 + 0.5 यानी c + h कभी भी लिखा हो इसके अंदर, इसका आंसर 3 आ रहा है, यानी c + 1 आ रहा है ना। और अगर मान लेते c - h लिखा हो कभी इसके अंदर, तो इसका आंसर c आता है उस केस में, समझ गए। सेम कॉन्सेप्ट, ग्राफ इसका उसका थोड़ा सा उल्टा होता है। तो इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, यहाँ से खुला होगा, यहाँ पे बंद हो जाएगा, फिर यहाँ से खुला होगा, यहाँ पे बंद हो जाएगा, यहाँ से खुला होगा, यहाँ पे बंद हो जाएगा। उसमें उल्टा हो रहा था, यहाँ पे बंद था, यहाँ पे खुला था, है ना, यहाँ पे खुला होगा, फिर यहाँ पे बंद हो जाएगा, ऐसे होगा, यहाँ पे बंद होगा, यहाँ पे खुल जाएगा, यहाँ पे बंद होगा, यहाँ पे खुल जाएगा, ऐसे इसका ग्राफ है, ठीक है। 1 2 3 4 लिख देना, वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे ये -1 है, ऐसे ये -2 है, और एंड सो ऑन, ऊपर नीचे जो मर्जी वो लिख दो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आ गया। तीसरा ये करवा लिया हमने फंक्शन। फिर आता है फ्रैक्शनल पार्ट, जरा ध्यान से सुनना, लास्ट है ये बस, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, इसको जरा ध्यान से देखो। इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, f(x) = ये वाला ब्रैकेट, सेट जैसा ब्रैकेट लगा होता है। एक्चुअल में ये नहीं होता, ये होता है x में से इंटीजर x माइनस कर दो, ठीक है। x में से क्या माइनस कर दो, इंटीजर x माइनस कर दो। तो इसका मतलब ऐसा समझो कि अगर मैंने कोई ऐसे लिख रखा है, इस वाले ब्रैकेट में मैंने 1.5 लिख रखा है, क्या लिख रखा है, 1.5, तो क्या मतलब है 1.5 में से इंटीजर ऑफ 1.5 माइनस कर दो, ये मतलब होता है। तो इसका आंसर जो निकलेगा 1.5 में से क्या माइनस करो भाई साहब, 1 माइनस करो, 0.5 निकलता है, ये है। तो इसका मतलब इसका आंसर जो होता है वो ऑलवेज पॉइंट में आता है,
पॉइंट में यानी फ्रैक्शन में आता है, इसलिए इसका नाम है फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, इसका ग्राफ देखोगे तो इसका ग्राफ ऐसा होता है, यहाँ से सपोज करो ये 1 है, ठीक है, तो ये 1 पे जाता नहीं है, 1 तक टच नहीं करता, इसका ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। अब आप कोई भी वैल्यू रखो इसमें, ये 1 पर टच ही नहीं करती कभी भी, 1 से पीछे ही रहती है, 0 पर टच कर सकती है, 0 और 1 के बीच में रहती है। तो इसकी रेंज याद रखिएगा, इसकी रेंज जो होती है वो ऑलवेज क्या होती है, 0 पे तो क्लोज ब्रैकेट और 1 पे ओपन ब्रैकेट होता है, 1 पे क्या होता है, ओपन ब्रैकेट होता है। तो ये इसकी रेंज होती है फ्रैक्शनल पार्ट की। ऑलवेज इसका आंसर फ्रैक्शन में आता है या तो 0 आता है, या तो फ्रैक्शन में यानी पॉइंट में आएगा या तो 0 आएगा। जैसे अगर मान लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, मान लेते हैं आपको 2 की वैल्यू निकालनी है, ये तो पॉइंट पे नहीं है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, x माइनस इंटीजर ऑफ 2, इंटीजर ऑफ 2 2 ही होता है, तो 2 माइनस 2 0 हो जाता है। तो या तो इसकी वैल्यू 0 आएगी या तो 0 और 1 के बीच में आएगी, ये मतलब होता है। 1 से ज्यादा नहीं आती है ना, और 1 भी नहीं आती, ठीक है, 1 भी नहीं आती, 1 भी नहीं आएगी इसकी, 1 से ज्यादा भी नहीं आएगी, 1 भी नहीं आएगी, ऐसे याद रखें। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या होते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर है, थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा आपको ना पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। जैसे आपसे बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर है 1, इंटीजर पॉइंट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बताओ, 0 होगी, 1 होगी, डज नॉट एग्जिस्ट, नन ऑफ दिस। हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो होती है इंटीजर पॉइंट पे वैल्यू एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हलवा क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारे लिए अगर आप इसको सॉल्व इस तरीके से करते हो, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है, तो ये देखकर पता लग जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन ये दे रखा है, ये आपके एनसीईआरटी में भी है ऐसा क्वेश्चन ना, आपसे बोल रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड x अपॉन x की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे मॉड लग रखा है, ठीक है, सबसे पहला काम होगा जब भी मॉड का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। इसका क्रिटिकल पॉइंट बताओ क्या है, कैसे पता लगेगा, मॉड x बराबर 0 रखो, x की वैल्यू कितनी आ गई 0, यही है इसका क्या क्रिटिकल पॉइंट। यानी कहने का सेंस ये है कि मॉड का जो ग्राफ होगा 0 पे टच होकर अपना नेचर चेंज कर लेगा और यहाँ पे ऊपर चढ़ जाएगा। तो इसका मतलब 0 से बड़े के लिए राइट हैंड लिमिट के लिए तो ये पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह की लिमिट निकालेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और fx के प्लेस पे मॉड x अपॉन x, ठीक है। राइट हैंड लिमिट में हम ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और fx के प्लेस पे मॉड x अपॉन x। राइट हैंड लिमिट के लिए मॉड क्या होता है, पॉजिटिव होगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। हम इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, अभी h में कन्वर्ट नहीं करना, पहले इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो x अपॉन x हो गया, इससे इसको काट दो, बना रहे, ठीक है। और लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव माइनस x अपॉन x होगा। माइनस का क्यों होगा ये, क्योंकि 0 से लेफ्ट के डायरेक्शन में ये नेगेटिव है फंक्शन, ठीक है। इससे इसको काट दो, बना रहा है लेकिन माइनस का। तो इसमें लिमिट रखेंगे, लिमिट रखने के बाद में ये देखो -1 पे लिमिट रख रहे हैं, इसका आंसर -1 है। यहाँ पे +1 पे लिमिट रख रहे हैं, तो इसका आंसर +1 है। इसका आंसर +1 और इसका आंसर -1, इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के तो इक्वल ही नहीं है, और लिमिट अगर इक्वल नहीं है तो लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। मजा आया ना, आसान क्वेश्चन था, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आने में दिक्कत तब होती है जब आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, सब चीजें पता है, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल आसान हो जाएगा, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको ये सब चीजें पता है, मैं कहाँ से ये चीजें लिख रहा हूँ और क्यों लिख रहा हूँ, है ना। अगर मैं डायरेक्ट ये लिखना शुरू कर दूं आपको शायद समझ नहीं आएगा फिर क्या कर रहे हैं सर, है ना। तो इसलिए हम टाइम थोड़ा सा खराब करते हैं इन सब चीजों में। एक क्वेश्चन है, ये पेपर से लिया मैंने 77 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। कौन से ईयर का पेपर अभी बताता हूँ उनको, ठीक है। तो आपसे बोले थे fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन मॉड्यूलस ऑफ x, ठीक है। तो बताओ व्हाट इज द राइट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 1। राइट हैंड लिमिट बतानी है आपको x इज इक्वल टू 1 पर, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 पर इसकी राइट हैंड लिमिट क्या होगी, -1 होगी, 0 होगी, 1 होगी, या एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कौन से पॉइंट पे निकाल रहा हूं, पहले ये बताओ, x इज इक्वल टू 1 पे कैसे निकालना है मैं बताता हूं। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव लिखो और fx लिख दो, 1 पॉजिटिव और fx क्या है, इंटीजर ऑफ x
अपॉन में मॉड ऑफ एक्स। अब जब भी मॉड वाला क्वेश्चन दिखेगा तो मॉड का क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे आप। मॉड एक्स का क्रिटिकल पॉइंट कितना होता है? 0। 0 से राइट डायरेक्शन के लिए ये कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, है ना। तो आपको क्या करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। पहले तो इसको तो ऐसे ही रखो, अभी इसको x लिख दो, पॉजिटिव x लिख दो। क्यों पॉजिटिव x लिख रहे हैं? राइट हैंड लिमिट में है ना। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 1 पे निकाल रहे हैं, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब क्या करोगे, 1 प्लस का मतलब ये होता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ना, इसकी भी वैल्यू निकालोगे। 1 प्लस का मतलब ये होता है 1 से थोड़े बड़े के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 से थोड़ा सा बड़ा। 1 से थोड़ा सा बड़ा कितना होता है, 1.1, 1.2, 1.001, ऐसा कुछ। तो सपोज करो कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा हुआ है 1.1, ये 1 और 2 के बीच में आता है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव 1 अपॉन x आ रहा है, मतलब ऊपर वाले को भी सॉल्व करा, नीचे वाले को भी सॉल्व करा। ठीक है, अब इसमें लिमिट डाल दो। लिमिट डालोगे तो 1 अपॉन 1 हो गया। 1 अपॉन 1 कितना हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। हलवा सा क्वेश्चन है, देखो हलवा सा क्वेश्चन। क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं करेगी? शायद ना करे, है ना, डिपेंड करता है, शायद कर जाए शायद ना करे। मेरे हिसाब से नहीं करेगी। नहीं इसलिए नहीं करेगी क्योंकि मॉड जो होगा ना वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए नेगेटिव है, नेगेटिव है तो माइनस में जाएगा। और ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पे दिखेगा मेरे को। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इसकी निकालेंगे ना, याद रखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ी, तो इसकी निकालेंगे तो मॉड के अंदर 0.99 समथिंग रखेंगे, 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, सॉरी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जैसे ही यहाँ पे रखेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा उस केस में। तो 0 अपॉन समथिंग, उसका आंसर 0 रहेगा, यानी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 0 होगी, राइट हैंड लिमिट 1 है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी इसकी, ठीक है, फंक्शन की। लेकिन उसने राइट हैंड लिमिट पूछी है क्योंकि हमारे से बस, तो इसका आंसर 1 है इस केस में। क्लियर, कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा क्वेश्चन में बोल रखा है मॉड x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ। -1 होगी, 1 होगी, 0 होगी या डज नॉट एग्जिस्ट। जब भी मॉड का क्वेश्चन आएगा क्या निकालना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेगा, इसको 0 के बराबर रखो, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू 3। अब 3 से बड़े के लिए फंक्शन पॉजिटिव, 3 से छोटे के लिए फंक्शन नेगेटिव। ठीक है, 3 से बड़े के लिए फंक्शन पॉजिटिव, 3 से छोटे के लिए फंक्शन नेगेटिव। तो लिमिट देखेंगे, सबसे पहले 3 पे निकाल रहे हैं, किसी और पे निकाल रहे हैं, 3 पे निकाल रहे हैं। 3 पे निकाल रहे हैं तो राइट हैंड लिमिट पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट नेगेटिव। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू 3। कभी ऐसा भी होगा कि 3 पे नहीं भी निकलेगी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब नहीं निकलेगी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ये लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव मॉड x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 3। मॉड हटाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है तो पॉजिटिव का x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 3। ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव मॉड ऑफ x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 3, क्योंकि ये लेफ्ट लिमिट है, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव माइनस का x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 3। ठीक है, इससे इसको काट देंगे 1 टाइम, इससे इसको काट देंगे 1 टाइम, तो 1 पे लिमिट लगती नहीं है तो इसका आंसर 1 हो गया। -1 पे भी लगती तो इसका आंसर -1 हो गया। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही भाई साहब। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही नहीं आ रही, तो डज नॉट एग्जिस्ट इसका आंसर। समझ गए, पिंक कलर से लिखा है मैंने ताकि लड़कियों को पसंद आ जाएगी। लड़कियां घिन करने लगी आजकल पिंक कलर से ना ठीक है, लड़कों ने इतना इतना बदनाम कर दिया ना पिंक कलर वाली लड़कियों को, उनको पसंद आना बंद हो गया है। वो ना पहले बड़ा पसंद आता, बेबी पिंक, लाइट पिंक, है ना। चलो कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, मुझे लगता है इसका आंसर बना लोगे तुम, बना लोगे? आप बना लोगे, पहले का तो पता नहीं लेकिन अब बन जाएगा वहां से। ठीक है, आपसे बोला गया लिमिट x टेंड्स टू 5 पे पूछा गया, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। वैसे तो नहीं करेगी, मैं आपको बता देता हूँ नहीं करेगी। क्यों, मॉड्यूलस फंक्शन है, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, दो सिंबल अलग अलग लेगा वो, एक बार -1 आएगा आंसर, एक बार +1 आएगा। लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 5, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव। ठीक है, 5 - x, और
ये जो मॉड वाला है ना ये नेगेटिव में हो जाएगा कन्वर्ट। आप समझ पा रहे हो नेगेटिव में क्यों कन्वर्ट हुआ? क्यों कन्वर्ट हुआ? क्रिटिकल पॉइंट 5 है, लेफ्ट हैंड लिमिट पे नेगेटिव रहता है, ठीक है। राइट हैंड लिमिट RHL लिमिट एक्सटेंड्स टू 5 पॉजिटिव और ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा 5 माइनस एक्स अपॉन में पॉजिटिव में x माइनस 5, ठीक है। अब क्या करो, इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, है ना। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 5 नेगेटिव और 5 माइनस एक्स अपॉन में ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 5 माइनस एक्स, ठीक है। और ये हो रहा है लिमिट एक्सटेंड्स टू 5 पॉजिटिव 5 माइनस एक्स और अपॉन में इसमें से क्या करता हूँ मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस का 5 माइनस एक्स हो गया। इससे कट करो माइनस का 1 आ रहा है, इससे कट करो प्लस का 1 आ रहा है, ये प्लस का 1 आ गया माइनस का 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल नहीं आई है? राइट हैंड लिमिट के इक्वल और नहीं आई है तो एग्जिस्ट भी नहीं कर रही है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 2023 में पूछा गया है ना, हलवा क्वेश्चन, मजेदार है ना। आगे बढ़ते हैं 2010, ठीक है। 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया, देखना जरा। क्वेश्चन में बोला कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, x टेंड्स टू 1 और मॉड x माइनस 1 का नहीं ऊपर है x माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे है मॉड x माइनस 1। मॉड के बारे में तो मुझे पता ही है ना, है ना, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड लिमिट पे नेगेटिव रहेगा और राइट हैंड लिमिट पे क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में माइनस का x माइनस 1, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट पे क्या होगा? RHL पे लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में x माइनस 1, समझे। अब देखो इससे ये कट हो रहा है, काट दो, इससे एक पावर कट हो रही है, तो कुछ ऐसा आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव x माइनस 1 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है? ये आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव और ये क्या आ रहा है? माइनस का x माइनस 1 आ रहा है। डाल दो इसमें 1 तो 1 माइनस 1 बनेगा, 1 माइनस 1 कितना होता है? 0। इसमें डाल दो 1 माइनस 1 बनेगा कितना होता है? 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट के इक्वल इस वाले क्वेश्चन में आ रही है, नॉट इक्वल नहीं हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और कितनी आ रही है? 0 आ रही है। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में एग्जिस्ट नहीं करेगी, मैंने क्या बोला 80% क्वेश्चन में नहीं करेगी, 20% में कर जाएगी, ये है 20%, ठीक है। यहाँ पे एग्जिस्ट कर गई है, क्यों एग्जिस्ट करी है? एक्स्ट्रा पावर थी ना, उसकी वजह से एग्जिस्ट कर गया। यहाँ पे फंक्शन बच गया, खाली कांस्टेंट पार्ट नहीं रहा, तो कांस्टेंट पार्ट नहीं रहा तो लिमिट बच गई, है ना। अब लिमिट लगा सकते हो आप इसमें, क्योंकि वेरिएबल पार्ट है, वेरिएबल पार्ट में लिमिट लगाओगे तो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। क्लियर? चलो, तो हर बार ऐसा नहीं होता, याद रखिएगा ये बात को ना, ठीक है। हर बार ऐसा नहीं होता। ये क्वेश्चन दे रखा है एनडीए 2022, अरे बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, तो 2022 का एक और है ना। क्या लगता है एक और क्लास करवानी पड़ेगी तुम्हारे को? हैं? देखो पहले क्वेश्चन देखो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 ओहो 7 ओहो 8 ओहो 9 ओहो 10 है भाई, काफी सारे क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट हो रही है। एक काम कर लेते हैं, आज की क्लास यहाँ पे वाइंड अप कर लेते हैं। ये 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में तो एक और क्लास हो जाएगी, आधी तो हो ही जाएगी, ठीक है। आगे की क्लासेस में हम ये क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक क्लास बढ़ा सकते हैं ना, आपकी बढ़ा देते हैं, कंटिन्यूटी स्टार्ट करवा देंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन इसको पूरा करके कंटिन्यूटी स्टार्ट करवा देंगे, नया टॉपिक है ना, नया टॉपिक स्टार्ट करवा देंगे, लेकिन इसके सारे क्वेश्चन होने चाहिए ना अपने से, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं आपसे नई क्लास में। जय हिंद।